गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। तो ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड आपको प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, और विशेषकर आप देखना, ध्यान देना, एक चीज जरूर ध्यान रखना फेयर एंड फेस्टिवल में, कि जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो भी फेयर एंड फेस्टिवल होंगे वहां से पूछने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और विगत वर्षों के आप प्रश्न पत्र को अगर देखें तो वहां से प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं, या फिर आप आगे देखोगे जो पर्वतीय क्षेत्र के, दक्षिण भारत के, यहाँ के फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह आज का प्रश्न है जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहले मैं प्रश्न को एक बार आपके समक्ष पढ़ ले रहा हूं, फिर आप इसके अकॉर्डिंग अपना उत्तर देंगे। इसके थोड़ा प्रश्न को आप सुन लेना पहले। यह सूर्य देव को समर्पित त्योहार है। किसी त्योहार के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। यह सूर्य देव को समर्पित त्योहार है जिन्हें ग्रहों का राजा भी माना जाता है। यह सूर्य देव से संबंधित समर्पित त्योहार है जिन्हें ग्रहों का राजा भी माना जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की गति का जश्न मनाता है। यह त्योहार अधिकांश ग्रामीण कृषि आधारित समुदायों द्वारा अपनाए जाने वाले कृषि चक्र से भी जुड़ा है। यह अच्छी फसल और समुदाय की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रकृति को धन्यवाद देने के रूप में मनाया जाता है। इस अवधि के समयावधि में देश के कई हिस्सों में उत्तरायण का पवित्र दिन भी मनाया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से चुने, यानी किस त्योहार के विषय में कहा जा रहा है कि यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित है और यह कृषि चक्र से जुड़ा है, अच्छी फसल और समुदाय की समृद्धि और खुशहाली के लिए, यह त्योहार को प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, और कई हिस्सों में उत्तरायण का पवित्र दिन भी मनाया जाता है। होली, जन्माष्टमी, दशहरा या मकर संक्रांति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा त्योहार है जो सूर्य देव को समर्पित है, ग्रामीण कृषि आधारित समुदायों द्वारा मनाया जाता है, अच्छी फसल और समुदाय की समृद्धि के लिए, प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। वह कौन सा त्योहार है? और मैं जो देख पा रहा हूं आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सिखों का एक मौसमी समारोह है और यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इट इज द सीजनल गैदरिंग ऑफ द सिख एंड इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली। यह वार्षिक मनाया जाता है। सिखों का एक सीजनल त्योहार है, सीजनल त्योहार है, ऋतु पर आधारित त्योहार जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह सिख नव वर्ष और खालसा पंथ के जन्मदिन का भी महोत्सव है। इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ द सिख न्यू ईयर एंड बर्थडे ऑफ खालसा पंथ। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। या इनमें से आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा मैं प्रश्न को चेंज कर रहा हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? माघी समारोह इसे कहा जाता है, जो माघ में मनाया जाता है। क्लियर? यह सिख नव वर्ष और खालसा पंथ के जन्मदिन का भी महोत्सव है। इसे, यह जो त्योहार है, यह मुगलों से लड़ने वाले 40 सिख शहीदों की याद में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चालीसे मुक्ते। इसे आपको कहा जाता है 40 मुक्ते के नाम से भी इस त्योहार को मनाया जाता है। 40 मुक्ते। और प्रत्येक वर्ष में माघ महीना में, मौसम जो माघ फागुन होता है ना, हिंदू जो आपको कैलेंडर के अनुसार, तो इसमें आपको जो चैत्र जो पंचांग है, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें 40 मुक्ते के नाम से, क्योंकि यह वह सिख हैं
जो मुगलों से लड़ते हुए इन्होंने मृत्यु को शहीद की उपाधि इन्होंने लिया था, यह उनकी याद में मनाया जाता है। तो बच्चों, यह दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आप लोगों ने बिल्कुल सही इसका उत्तर दिया है, 2 का सी। हाँ बिल्कुल 2 का सी होगा। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, और यह आपका प्रश्न है प्रकाश महोत्सव। प्रकाश महोत्सव बहुत चर्चा में रहता है, इसके विषय में आप लोगों ने सुना भी होगा, प्रकाश महोत्सव। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश महोत्सव दासवें पतशाह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रकाश उत्सव दासवें पतशाह इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव जी। यह आपको प्रकाश महोत्सव किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, यह तो आप लोगों ने सुना होगा, काफी चर्चा में रहता है प्रकाश पर्व। यह सिख धर्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है प्रकाश पर्व, प्रकाश उत्सव। यह किनके उपलक्ष्य में, किनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, कौन से सिख गुरु हैं, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किस सिख गुरु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही है, यह आपको 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन के रूप में। इनका जन्म हुआ था पटना में, पाटलिपुत्र पटना, और प्रकाश उत्सव मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह सिखों का बहुत बड़ा त्योहार है। नहीं बेटा, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर नहीं होंगे। अच्छा, इन गुरुओं को जैसे गुरु नानक देव जी को आप देखें तो यह तो सिख धर्म के संस्थापक हैं, नानकाना साहब। गुरु अर्जुन देव को आप देखें तो यह 5वें सिख गुरु थे, जिन्हें जहांगीर ने देशद्रोह के आरोप में, राजद्रोह के अपराध में इन्हें मृत्यु दंड की सजा दिया था, और उसके बाद फिर मुगल और सिख संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। गुरु तेग बहादुर को आप देखें तो यह 9वें सिख गुरु थे, और गुरु तेग बहादुर को आप देखते हो कि औरंगजेब ने इन्हें मृत्यु दंड, इनके शीश को सर से, धड़ से अलग कर दिया था, और इन्हीं के याद में चांदनी चौक में, क्योंकि वहीं की घटना थी, शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है। तो यह आपको गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्हें प्रकाश महोत्सव इन्हीं की स्मृति में, आपको इन्हीं के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? हाँ, ये इसका सही उत्तर होगा। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध पूर्णिमा, जैसा कि आप लोग सुने होंगे, बुद्ध पूर्णिमा बहुत चर्चा में रहा है, बुद्ध पूर्णिमा। और यह आपको प्रश्न बुद्ध पूर्णिमा के विषय में पूछा जा रहा है। थोड़ा इस प्रश्न को कल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि आज हम लोग फेयर एंड फेस्टिवल देख रहे थे। बुद्ध पूर्णिमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केवल महायान बौद्ध संप्रदाय ही इस त्योहार को मनाते हैं। ओनली महायाना बुद्धिस्ट सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, बुद्ध पूर्णिमा। यह त्योहार बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पहले दिन मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन बुद्धाज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। यानी यह क्या ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और बुद्ध पूर्णिमा पे भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फेयर एंड फेस्टिवल पे तो प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है, चाहे इसको आप करेंट कह लो, चाहे इसे आप कल्चर का कह लो, जो भी आप इसे मान ले। तो जहां तक आपको पता होना चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा यह आपको इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, यानी बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं इससे जुड़ी हुई है। क्या क्या? तो इसी दिन बुद्ध घर से निकलते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इसी दिन बुद्ध घर से निकलते भी हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म इस दिन, यानी बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं हैं। बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, और बुद्ध की मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में कहा जाता है। ये तीनों ही घटनाएं एक ही दिन घटित हुई थी, और इसी उपलक्ष्य में बौद्ध धर्म में इसे एक बड़े फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा को। और न केवल बौद्ध धर्म, बल्कि सनातन धर्म में भी इसे मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा को।
केवल भारत ही नहीं बच्चों, इसे विदेशों में भी मनाया जाता है। इसे बैसाख के नाम से मनाया जाता है, बैसाख। कभी यह भी अगर आपसे पूछ दे कि बैसाख क्या है, तो बैसाख आपको थाईलैंड ओलैंड में देखोगे, इंडोनेशिया में आप देखोगे तो बुद्ध पूर्णिमा को बैसाख के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं घटित हुई थी। बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और बुद्ध की मृत्यु। ये तीनों घटनाएं इसी दिन घटित हुई थी। यह भी संयोग था, यह भी एक संयोग था, और इसे बैसाख के नाम से जाना जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1999 में 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे मान्यता दी गई। इसे बैसाख को यूएनओ के द्वारा मान्यता दी गई। यूएनओ द्वारा इस बुद्ध पूर्णिमा को इसे मान्यता दी गई है, इसे मान्यता दी गई है। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे बुद्ध पूर्णिमा को मान्यता दी है, और यह अप्रैल मई माह के बीच में मनाया जाता है, हर वर्ष अप्रैल मई माह के बीच में। और इसे बौद्ध धर्म के सभी संप्रदाय, हीनयान और महायान, दोनों संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो यह तो आपको गलत हो गया। यह त्योहार बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के दिन नहीं, बल्कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध के जन्म, बुद्ध की मृत्यु, इन सब के उपलक्ष्य में, बुद्ध को प्रथम उपदेश, इन सब के रूप में आपको, और बोध गया में जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां बड़े हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है, यानी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। इसका डी उत्तर होगा। ठीक है, डी उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तो यह आपको आज के सेशन का यह 5वां प्रश्न है। यह थोड़ा ध्यान से इसको सुन लेंगे आप लोग पहले। यह उत्तरी भारत में मनाए जाने वाले सबसे रंगीन त्योहारों में से एक है। यह श्रावण माह जुलाई या अगस्त के तीसरे दिन पड़ता है। यह उन घर की महिलाओं के लिए मनाया जाता है जो हाथों पर मेहंदी लगाती है और नए कपड़े पहनती हैं। यह राजस्थान, बिहार और उत्तरी राज्यों में मनाया जाने वाला यह एक विशेष त्योहार है। वह कौन सा त्योहार है? गणगौर त्योहार, तीज, पोंगल या सरहुल। It is one of the most colorful festivals celebrated in northern India. It falls on the 3rd day of the month of Shravan, July, August. It is celebrated for the women of the household who apply mehendi or henna on their hands and wear new clothes. It is celebrated in Rajasthan, Bihar and Uttar Pradesh. It is गणगौर, तीज, पोंगल या सरहुल। यह कौन सा त्योहार है जो महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है श्रावण माह में, जुलाई अगस्त के महीने में, जिसमें महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाती है, नए कपड़े पहनती हैं। और यह त्योहार विशेष तौर पर राजस्थान, बिहार और उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह कौन सा त्योहार है? कौन सा है? बिल्कुल आप लोग सही दे रहे हो। इसका तीज त्योहार, तीज के विषय में, हरियाली तीज के विषय में आप लोग सुने होंगे। हरियाली तीज जो महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला, उत्तरी भारत में महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक सबसे रंगीन त्योहार में से एक माना जाता है। बिल्कुल इसका उत्तर भी सही उत्तर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नागालैंड में मनाया जाने वाला कौन सा त्योहार है? ठीक है, करेक्ट आंसर बिल्कुल। नागालैंड में मनाया जाने वाला कौन सा त्योहार है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी फेयर एंड फेस्टिवल है उनको जरूर ध्यान रखना है। माजुली महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। Which of the following festivals are celebrated in Nagaland? माजुली फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। इन दोनों फेस्टिवल के विषय में आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे। इन दोनों फेस्टिवल के विषय में आप लोग पढ़े या सुने होंगे। अब यह कौन सा त्योहार है जो नागालैंड में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाने वाला त्योहार आपसे पूछा जा रहा है।
माजुली महोत्सव जो है, माजुली महोत्सव बच्चों, यह नागालैंड का फेस्टिवल नहीं है। माजुली महोत्सव असम का फेस्टिवल है। ठीक है, यह त्योहार माजुली महोत्सव कहां मनाया जाता है? यह आपको असम में मनाया जाता है, असम में। ठीक है, यह असम का त्योहार है माजुली। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, यह हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको नागालैंड का है। नागालैंड में मनाया जाने वाला यह त्योहार है हॉर्नबिल। तो इसे हम लोग को ध्यान रखना है कि नागालैंड में मनाया जाने वाला त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल, माजुली नहीं है। क्लियर? यह याद रखना, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। फेयर एंड फेस्टिवल बिल्कुल याद रखना, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? असम में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? बिहू त्योहार, अंबुबांची मेला या ड्री महोत्सव? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन असम? बिहू फेस्टिवल, अंबुबांची मेला या ड्री फेस्टिवल? चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपयुक्त सभी। अब इन फेस्टिवल के विषय में आप सुने होंगे, बिहू त्योहार भी आपने सुना होगा, हो सकता है 2 और फेस्टिवल आप न सुने हो। बिहू आप देखो, यह आपको असम में मनाया जाने वाला एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। और बिहू के तीन बिहू वहां पे है। एक कहा जाता है बोहांग बिहू, एक आपको मोंगली बिहू और एक माघ बिहू। ये 3 बिहू मनाया जाता है। यह आप अंबुबांची मेला को आप देखें तो यह असम में ही मनाया जाने वाला यह भी त्योहार है। जो कामाख्या मंदिर है ना असम में, तो यह आपको असम के कामाख्या मंदिर परिसर में मनाया जाने वाला त्योहार है। मनाया जाने वाला त्योहार यह त्योहार है अंबुबांची मेला। बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। इसे आपको एक चीज और ध्यान रखना, यह जो अंबुबांची मेला है, इसे आपको पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। कभी यह भी प्रश्न आपसे पूछ दे, पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है? पूर्व का महाकुंभ यह कामाख्या मंदिर परिसर में मनाया जाता है अंबुबांची मेला, और इसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। ड्री महोत्सव जो है, यह आपको ड्री महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। यही सब फेस्टिवल तो पूछता है जहां पे हमारा बिल्कुल हाथ पैर सुन्न हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसे प्रश्न उठाकर आप देखो, शायद उसकी गंभीरता आप लोगों को पता चल जाएगा। जब आप PYQ देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब फेस्टिवल पूछा जा रहा है कैसे। और विशेष तौर पर मैंने कहा है कि जो हिमालय का जो फेस्टिवल है, हिमालय राज्य, विशेष तौर पर आपको उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन में मनाया जाने वाला, साउथ इंडिया में मनाया जाने वाला फेस्टिवल जरूर देखना है बच्चों। वहां के फेस्टिवल जरूर देखना है, क्योंकि जब आप जान रहे हो कि यहां से हमारा 1 से 2 क्वेश्चन 100% सही होने वाला है, तो फिर उस फेस्टिवल को मनाने में दिक्कत क्या है? उस फेस्टिवल को याद रखने में दिक्कत क्या है? जहां से श्योर है कि प्रश्न आएगा ही आएगा, तो हमें वैसे फेस्टिवल को तो फिर ध्यान में रखना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन निकालना है, एक एक प्रश्न भारी पड़ता है, एक एक प्रश्न भारी पड़ता है बच्चों। यह एग्जाम, मैं बार बार कहता हूं कि इस एग्जामिनेशन को आप बिल्कुल हल्के में मत लो। एक एक प्रश्न में कितने बच्चे रिजल्ट नहीं ले पाते हैं एक प्रश्न गलत होने की वजह से, इसका अंदाजा होगा आपको। इसलिए ऐसे फेस्टिवल को जरूर याद रखना है। तो अंबुबांची मेला, यह कामाख्या मंदिर परिषद में मनाया जाने वाला त्योहार। बिहू त्योहार आप सभी पढ़ रखे होंगे, यह असम का एक बहुत ही
महत्वपूर्ण त्योहार है, 3 बिहू मनाया जाता है फसल कटने के उपलक्ष्य में। हमारा इतना अच्छा कल्चर था, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी थी, प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव इतना अच्छा था बच्चों। ये ब्रिटिश लोगों को, यूरोपीय लोगों को हजम नहीं हो पाया। जब वे आते हैं भारत और भारत में जब वे शासन करना प्रारंभ किए तो उन्होंने देखा कि ये तो हर क्षण प्रकृति के, हर घड़ी ये खुश रहने वाले लोग हैं, आनंदित रहने वाले लोग हैं। पता चला गर्मी है फिर भी लोग खुशी मना रहे हैं, ठंडी पड़ने लगा खुशी मनाने लगे, बरसात है खुशी मना रहे हैं। यानी हम भारतीयों के जीवन में दुख था ही नहीं, हम भारतीयों के जीवन में दुख था ही नहीं। ये हमारी कल्चर रही थी, ये हमारा इतना नेचर के साथ, हमारा कल्चर का ऐसा कनेक्शन रहा था, ऐसा जुड़ाव रहा था कि हम लोग नेचुरल चेंजिंग होने वाले उन चीजों में भी हम लोग उसे आनंद पूर्वक मनाते थे। फसल की कटाई है, लोग गीत गा रहे हैं, फसल की बुआई हो रहा है, लोग खुशी मना रहे हैं। पहला फसल जब कट कर आया लोग खुशी मना रहे हैं। ये हमारा कल्चर था। और इसलिए आप देखोगे कि हमारा नाटक भी सुखांत नाटक होता है, दुखांत नाटक नहीं है, क्योंकि हम भारतीयों के जीवन में दुख है ही नहीं। हम लोग सदैव आनंदित रहने वाले लोग रहे हैं। और इसलिए जब यूरोपीय लोग आए, ब्रिटिश आए, जब शासन किए तो उन्होंने सबसे पहले अटैक हमारे कल्चर के ऊपर किया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर भारत की सबसे बड़ी कोई मजबूती है तो वह इनकी संस्कृति है। इसलिए वे हमारे संस्कृति को पिछड़ी हुई बताने लगे और बोले कि यह तुम्हारे आधुनिकता के मार्ग में अवरोधक है। अगर तुम्हें आधुनिक बनना है तो चेंज करो इन भाषा को, इन पर्व त्योहार को, इन रीति रिवाज को, अपनी वेशभूषा को। यही तुम्हारे आधुनिकता के मार्ग में अवरोधक है। तो यह हमारी कल्चर रही है और हमें अपने कल्चर पे गर्व होना चाहिए, हमें उसे जानना चाहिए। तो यहां आप देखो तो ड्रीम महोत्सव, यह अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है। कहां का? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का त्योहार। हाँ नहीं बेटा, इसमें कौन सा अब सही हो जाएगा? तो असम में पूछा जा रहा है कि असम में मनाया जाने वाला तो बिहू और अंबुबांची मेला, बिल्कुल ए इसका सही उत्तर होगा, ए इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरिद्वार और इलाहाबाद में अर्ध कुंभ मेला हर छठे वर्ष लगाया जाता है। देखो अब कहोगे कि करंट आप लोग चिल्लाते हो, कल्चर का करंट और कल्चर में ही तो करंट पढ़ना है हिस्ट्री में। अभी कुंभ मेला चल रहा है, हरिद्वार और इलाहाबाद में अर्ध कुंभ मेला हर छठे वर्ष लगता है। एट हरिद्वार एंड इलाहाबाद अर्ध कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 6th ईयर। हर छठे वर्ष अर्ध कुंभ मेला का आयोजन हरिद्वार और इलाहाबाद में होता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? महाकुंभ 100 वर्ष में एक बार होता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है कि महाकुंभ का आयोजन, महाकुंभ टेक्स प्लेस वंस इन 100 ईयर्स। तीसरा स्टेटमेंट है कि हर वर्ष माघ महीने में उज्जैन में माघ कुंभ मनाया जाता है। माघ कुंभ इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ माघ इन उज्जैन। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल आप देखो, पहले तो गलत, मैं बार बार बतलाता हूं कि थोड़ा ट्रिक्स का भी यूज करना है। अब महाकुंभ 100 वर्ष में एक बार होता है, गलत हो गया ना, अभी चल रहा है और बहुत बड़ी दुखद घटना भी घट गई, ये आप सबों को भी पता है। और महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार आता है, रोटेट होता है 12x12। यह महाकुंभ 144 वर्षों में यह एक ही बार मनाया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आप जब निकाल दोगे तो आप 50-50 के तो जोन में आ ही जाओगे। अब आपको पता होना चाहिए कि कुंभ जो है, थोड़ा सा यहां पे आप ध्यान देना,
कुंभ जो है यह 4 जगह आयोजित होता है। कहां कहां? एक तो प्रयाग, दूसरा आपको पता होना चाहिए हरिद्वार, तीसरा आपको पता होना चाहिए उज्जैन, और चौथा नासिक। यह 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है। बड़ा इसकी ऐतिहासिक किंवदंतियां भी हैं और ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं, जो अभी मैं चर्चा यहां पे नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहां हम लोग दूसरे मोड में होते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे जब समय आएगा उसके अकॉर्डिंग। एक तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि यह सभी कुंभ किस नदी के तट पर, तो प्रयाग में आपको पता है कि यह संगम नदी के तट पर आयोजित होता है, और इसी संगम स्नान के चक्कर में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, जो मौनी अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या जिसमें नहाने से पहले कुछ भी नहीं बोला जाता है, साधु संतों के द्वारा और आम लोगों का भी यह मानना है, अमृत स्नान लोग करते हैं। हरिद्वार यह आपको गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। उज्जैन में आपको शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी, ठीक है, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। यह 4 नदी है जिनके तट पर कुंभ का आयोजन होता है। 4-4 वर्ष पर कुंभ होता है। अर्ध कुंभ जो है, अर्ध कुंभ, यह अर्ध कुंभ 2 ही जगह आयोजित होता है बच्चों। यह आपको हरिद्वार और प्रयाग में, ठीक है, हरिद्वार और प्रयाग में ही केवल अर्ध कुंभ आयोजित होता है, तो बिल्कुल सही है। अर्ध कुंभ चारों जगह नहीं लगता, 2 ही जगह अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, प्रयाग में और हरिद्वार में। और हर वर्ष माघ महीने में उज्जैन में एक महाकुंभ मनाया जाता है। यह भी सही है कि हर वर्ष, अच्छा, यह जो माघ कुंभ होता है, यह आपको माघ कुंभ आप ध्यान रखना, यह उज्जैन में नहीं मनाया जाता है। यह माघ कुंभ इलाहाबाद में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी में। माघ कुंभ यह इलाहाबाद में, यह याद रखना कि यह कहां मनाया जाता है? प्रयाग। तो हर वर्ष प्रयाग में, हर वर्ष माघ कुंभ का आयोजन होता है माघ महीने में, जनवरी फरवरी में। उस दिन भी लोग स्नान करते हैं, उस दिन भी, ठीक है। अब चलिए, मौत तो कितनी हुई है वो तो रिपोर्ट आने के बाद, अभी तो बस यही दुआ है जो भी है कि कम से कम लोगों को नुकसान हो, है ना, कम से कम ऐसी घटनाएं सुनने को मिले। हम सब यही दुआ करेंगे। हर लोगों का कोई ना कोई किसी का परिवार होगा। तो यह आप देखें कि इसमें तीसरा स्टेटमेंट, यानी हर वर्ष माघ महीने में उज्जैन में माघ कुंभ। तो माघ कुंभ जो है, यह माघ कुंभ इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यानी सही इसका उत्तर क्या होगा? तो केवल 1 होगा। ये इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? और जयप्रकाश ने ये दिया है, बाकी लोगों ने भी शायद दिया ही होगा। हाँ, बहुत सारे लोगों ने दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अब यहां आप देखते हो कि कुछ फेस्टिवल दिए जा रहे हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं कि इनमें से सही मैचिंग कौन सा है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। गंगा सागर मेला, क्या यह उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है? सही है मैचिंग। शामलाजी मेला, क्या यह गुजरात में मनाया जाता है? चित्र विचित्र मेला, क्या यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है? इन मेलों के विषय में, इन फेयर्स के विषय में शायद आप लोगों को कुछ पता होगा, कुछ जानते जरूर होंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे मेला होते हैं, फेयर एंड फेस्टिवल होते हैं। जहां तक गंगा सागर मेला आप सभी को पता होगा, यह उत्तर बंगाल या उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल। क्लियर है? यह आपको वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला। दूसरा आप देखते हो, और यह आपको किस नदी के तट पर? यह हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। हुगली नदी के तट पर गंगा सागर मेला। तो यह तो आपको गलत हो गया, यानी पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। यह आपको जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। मकर संक्रांति में बहुत ही भीड़ लगता है, बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं इस गंगा सागर में स्नान करने। जैसे कुंभ में लोग आते हैं ना स्नान करने,
वैसे ही गंगा सागर मेले में भी लोग बहुत सारे लोग जाते हैं स्नान करने, बड़ा पवित्र माना जाता है, और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। दूसरा आप देख रहे हो शामलाजी मेला जो है, यह आपको गुजरात में मनाया जाता है, और कृष्ण के अवतार शामला जी कौन है? यह श्यामलाल जी, यह आपको कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण, श्यामलाल जी, श्यामला जी, श्यामला जी कृष्ण के अवतार, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और यह मेला आपको आयोजित किया जाता है कहां? गुजरात में। मोसानो नदी एक है, गुजरात में मोसानो नदी के तट पर, मोसानो नदी के तट पर इस मेले का आयोजन होता है। चित्र विचित्र मेला, यह आप देखो तो यह गुजरात की आदिवासी महिलाओं के द्वारा यह मनाई जाती है। यह भी आपको नदी के तट पर, जैसे इसमें जो चित्र विचित्र मेला है, यह आपको पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यह गुजरात में, यह कहां? गुजरात में। और एक किसके द्वारा? यह आदिवासी महिलाओं के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, इस मेले का आयोजन। क्यों भाई? तो आदिवासी महिलाएं जो हैं वह नदी में जाती हैं और जाकर स्नान करती हैं। किस लिए? तो अपने प्रियजनों पर शोक व्यक्त करने के लिए। जो उनके प्रियजन होते हैं, उनकी मृत्यु होने पर शोक व्यक्त करने के लिए चित्र विचित्र मेला का आयोजन गुजरात के आदिवासी जनजाति महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। यही सब पूछेगा और चारों खाना लोग चित हो जाएंगे, है ना, कि ये कहां से पूछ दिया। थोड़ा सा अपडेट रहना है, अपडेट रहना है। तो यह हम लोग को देखना है। तो अब इसमें से सही कौन सा है? तो इसमें से सही तो केवल और केवल 2 हो गया, यानी इसका डी केवल सही है। हाँ बिल्कुल, डी इसका सही उत्तर होगा। आप लोगों ने दिया भी है, डी इसका सही उत्तर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। लुई नगाई नी महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शायद सुना होगा या ना भी सुने होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लुई नगाई नी महोत्सव। लुई नगाई नी महोत्सव नाम से कुछ पता चल रहा होगा कि लुई नगाई नी महोत्सव यह कहां का फेस्टिवल है। यह केवल पूर्वी नागालैंड में मनाया जाता है। यह फसल मौसम आने से पहले मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ओनली इन द ईस्टर्न नागालैंड। इट इज सेलिब्रेटेड बिफोर द अराइवल ऑफ हार्वेस्ट सीजन। यानी यह आपको हार्वेस्ट सीजन के पहले मनाया जाने वाला त्यौहार है। यानी फसलों की शुरुआत, खेती की शुरुआत करने से पहले मनाया जाने वाला त्यौहार है लुई नगाई नी महोत्सव। क्या पूर्वी केवल पूर्वी नागालैंड में मनाया जाता है? क्या यह केवल पूर्वी नागालैंड? इट इज सेलिब्रेटेड ओनली इन द ईस्टर्न नागालैंड। बहुत अच्छा प्रश्न है और शायद आप लोग पकड़ लिए होंगे, क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग समझ गए होंगे। लुई नगाई महोत्सव यह आपको नॉर्थ ईस्ट का ही एक फेस्टिवल है, लुई नगाई महोत्सव। लेकिन यह केवल पूर्वी नागालैंड नहीं बल्कि पूरे नागालैंड और मणिपुर में। कहां? तो पूरे नागालैंड, केवल पूर्वी नागालैंड नहीं, पूरे नागालैंड और मणिपुर में नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसे लुई नगाई नी कहा जाता है। यह त्यौहार फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, पहले नहीं। यह त्यौहार फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। जैसे असम में बिहू, उसी तरीके से नागालैंड और मणिपुर में नागा जनजातियों के द्वारा लुई नगाई नी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो यह भी गलत और यह भी गलत। यह आपको फसल की शुरुआत नहीं बल्कि फसल ऋतु के जाने के बाद, जब फसल उसल की बुआई हो जाती है, कटाई होती है, तब लोग मनाते हैं इस त्योहार को। चलिए, यानी इसमें से कोई भी सही नहीं है। क्लियर है? डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। जिन स्थानों और नदियों पर कुंभ आयोजित होता है उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है?
बहुत अच्छा है, भी प्रश्न है, मैचिंग वाला प्रश्न है, शायद आंसर आप लोगों को पहले मिल गया। जिन स्थानों और नदियों पर कुंभ आयोजित होता है उनके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? स्थान और नदी दिया हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है, कुंभ का आयोजन होता है। नासिक में यमुना नदी के तट पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। कौन सा सही विकल्प है? कौन सा सही विकल्प है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग देंगे। कौन सा सही विकल्प है? जिन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है वह पूछा जा रहा है, वह पूछा जा रहा है। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन कहां होता है? गंगा नदी। क्या नासिक में यमुना नदी पर होता है? क्या नासिक गोदावरी नदी के तट पर और उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर? यह भी सही है। 1 और 3 सही है तो सी तो सही होगा, इसका सी इसका सही होगा। और प्रयाग में संगम पर, यमुना पर तो कुंभ का आयोजन ही नहीं, संगम तो है गंगा यमुना सरस्वती, तो उसी संगम पर आपको कुंभ का आयोजन होता है। इसका अभी मैंने चर्चा भी किया था। नेक्स्ट आते हैं, कुछ हमारे यहां पे आप देखें, कुछ इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आपको जो हमारे बंदरगाह हैं, बंदरगाह पे भी प्रश्न पूछा जाता है, बंदरगाह पे भी प्रश्न पूछा जाता है। पोर्ट जो महत्वपूर्ण पोर्ट है, अब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बंदरगाह का नाम दिया हुआ है एक तरफ और क्षेत्र दिया हुआ है। पुहार, पुहार बंदरगाह आप लोग एंशिएंट फेज में पढ़ते होंगे। यह कहां का है? केरल का है। लोथल गुजरात, बैरीगाजा गुजरात। यह आपको किस तट पर? पूर्वी तट, पश्चिमी तट, यह भी आपको ध्यान रखना है। पुहार बहुत ही फेमस बंदरगाह रहा है। पुहार, पुहार है, कावेरी पत्तनम है, इन सब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बैरीबाजा है ना, लोथल है, भड़ौच है, ये सब कुछ फेमस पोर्ट्स हैं। और एक क्वेश्चन आपको पोर्ट्स पे पूछा जा रहा है, पूछा ही जा रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो एक क्वेश्चन पोर्ट्स पे होगा, बंदरगाह पे होगा। अब इसमें से कौन सा सही है? लोथल आप लोग भी पढ़ते आए हो, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन बंदरगाह है। और लोथल आपको, यह गुजरात में ही है ना, लोथल, लोथल यहां से युग्म समाधान मिला है, लोथल से ही, लोथल से ही आप देखें तो यानी अग्नि वेदिका का भी साक्ष्य मिला है, सती प्रथा के भी साक्ष्य मिला है। लोथल से ही आप देखो तो यहां से हमें मेसोपोटामियाई मुहर मिले हैं। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड, बैरीगाजा, यह भी आपको गुजरात में है। पुहार किस तट पर है? यह तमिलनाडु का है। पुहार जो है यह केरल में नहीं, कहां? तमिलनाडु। संगमकालीन बंदरगाह है भाई, पता होना चाहिए। कौन सा सही है? तो बी इसका सही होगा, केवल 2 और 3, यह इसका सही होगा, बी सही होगा। क्लियर है? आता है नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, क्या यह स्टेटमेंट सही है? जीरो वाज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट। बाइनरी नंबर सिस्टम, द बाइनरी नंबर सिस्टम वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द वैदिक स्कॉलर पिंगला इन हिज बुक छंद शास्त्र। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शून्य का आविष्कार 1 से 9 तक ही पहले गिनती थी। शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार पढ़े होंगे आप लोग। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, शून्य की खोज किया। आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्टियम सिद्धांत, जिसमें ग्रहण की भी जानकारी दी गई है, ग्रहण की भी, ग्रह नक्षत्र, तो यह बिल्कुल सही है, यह स्टेटमेंट सही है। यानी शून्य का खोज किसने किया? यह नहीं आता तो 1 से 9 तक ही आज उलझे रह जाते, है ना। तो आया कम से कम हम 10 पहुंचे, 100 पहुंचे, 1000 पहुंचे। सोचो अगर शून्य नहीं होता, हम सब शून्य हो जाते, है ना। तो यह शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। बाइनरी नंबर सिस्टम,
का वर्णन सबसे पहले वैदिक विद्वान पिंगला ने अपनी पुस्तक छंद शास्त्र में किया था। क्या यह सही है? छंद शास्त्र देखो, यह सबसे पुराना संस्कृत का ग्रंथ है और यह ग्रंथ आपको तीसरी दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। छंद शास्त्र यह पिंगला का है, पिंगला का ही है छंद शास्त्र। और पिंगला नहीं, बाइनरी सिस्टम, जो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, यह बाइनरी नंबर सिस्टम इन्हीं की देन है, पिंगला का ही देन है। तो यहां पे दो चीजें ध्यान रखना है, पिंगला की पुस्तक कौन सा है? छंद शास्त्र। और बाइनरी नंबर सिस्टम किसने दिया? पिंगला ने। अरे हमारे यहां सब कुछ था भाई, आप जब पढ़ोगे एंशिएंट इंडिया तो सब कुछ है भारत में। यानी इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही सही है, पहला भी सही है और ठीक है, नहीं शून्य, ब्रह्मगुप्त नहीं, आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। इसको लेकर बहुत विवाद भी रहा है, आगे इस पर हम लोग डिटेल्स का भी चर्चा करेंगे, है ना। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके विषय में शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा, नाम तो सभी सुने ही होंगे, इसमें जो भी नाम दिया हुआ है शायद सभी नाम परिचित होंगे। शैम्पू आज आप लोग यूज करते ही हो, शैम्पू। अब आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ? शैम्पू, वुड्स स्टील, बटन, मोतियाबिंद सर्जरी, सबसे पहले आविष्कार भारत में किसका हुआ? इनमें से किन किन का आविष्कार भारत में हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। अब शैम्पू आप देखें, शैम्पू आज यूज करते होगे ना आप लोग भी, और आप लोग क्या पूरा विश्व यूज करता है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी खोज भी सबसे पहले भारत में हुई थी 1762 में, मुगल फेज में, मुगल काल में सबसे पहले। ऐसे भी हम लोगों के यहाँ एक कल्चर था, आप लोग देखते होगे, पुरानी अगर दादी माया सब होंगी, कभी पूछना तो लोग बाल वालों करने के लिए मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती थी ना, उसको लोग यूज किया करते थे। मुगल काल में क्या था, चूंकि मुगल शासक थे ही भाई उस तरीके के, तो प्राकृतिक तेलों को सुगंध के साथ प्राकृतिक तेल को सुगंध के साथ सिर की मालिश के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। 1762 की बात है। सबसे पहले शैम्पू जो बनाया था वह बिहार का ही एक था, शेख दीन मोहम्मद, यह ध्यान रखना, शेख दीन मोहम्मद, इसने ही शैम्पू को, इसने ही यूरोप लेकर सबसे पहले गया था, शेख दीन मोहम्मद, ठीक है, हाँ वही मुल्तानी मिट्टी। तो शेख दीन मोहम्मद यह बिहार का था जिसने यूरोप लेकर सबसे पहले शैम्पू पहुंचा और ब्रिटेन में इसका प्रयोग किया, फिर ब्रिटेन में इसका प्रयोग किया जाने लगा। वुड स्टील, यह तलवार बनाने की एक कला थी, तलवार बनाने की एक कला, भी भारत में, यह भी भारत में, इसका भी वुड स्टील क्या है, तलवार बनाने की एक कला थी, कैसे तलवार को बनाया जाए। बटन आप देखो, बटन कहा जाता है कि बटन जो है यह एक रॉकेट के समान, टीपू सुल्तान ने एक ऐसा रॉकेट जो बटन सिस्टम पर आधारित, एक ऐसा रॉकेट उसने तैयार किया था, टीपू सुल्तान। जो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जा रहा है 1780 ईस्वी में, एक ऐसा इसने बटन डेवलप किया था टीपू सुल्तान ने 1780 में। 1780 में लास्ट में आप देख रहे हो कि श्रीरंगपट्टनम का युद्ध होता है और फिर उसके राज्य को छीन ही लिया जाता है। मोतियाबिंद सर्जरी, यह तो आपको पता ही होगा, मोतियाबिंद सर्जरी जो है, शल्य चिकित्सक के जनक, नेत्र चिकित्सक के जनक, ये सब भारत में ही थे। कौन? सुश्रुत। अरे बहुत बड़े फिजिशियन थे भाई सुश्रुत, और इन्हें ही नेत्र चिकित्सा के पिता, नेत्र विज्ञान के जनक या शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। गर्व थोड़ा सा कर लो अपने देश पर
इन सबका आविष्कार सबसे पहले खोज भारत में हुई। आज पूरा विश्व इस्तेमाल कर रहा है। ये भारत की उपलब्धि है। थोड़ा सा गर्व तो होता ही है। ऐसे ही अंग्रेजों ने भी कहा कि भाई आपका प्राचीन काल गौरवान्वित करने वाला रहा है, लेकिन मध्यकाल में आपका विकास रुक गया, है ना। तो यह हम लोग का प्राचीन काल ऐसा रहा, यानी इनमें से सभी का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? भारत में हुआ। क्लियर है? ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नालंदा महाविहार के विषय में आप लोगों ने सुन रखा होगा। नालंदा महाविहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नालंदा महाविहार जिसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने, गुप्त शासन काल में। बौद्ध विहार था और यह बौद्ध संप्रदाय के महायान संप्रदाय से संबंधित था। हीनयान नहीं, महायान संप्रदाय से। प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। अब आपको पूछा जा रहा है कि चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने सीलभद्र के मार्गदर्शन में 10 वर्षों तक नालंदा में अध्ययन किया था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? क्या यह स्टेटमेंट सही है कि चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग का नाम आपने सुना होगा? 3 बौद्ध यात्री बहुत फेमस रहे हैं। फाहियान जो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, वेनसांग जो 7वीं सदी में हर्ष के समय में आया, भारत की बहुत यात्रा किया, दक्षिण भारत की भी यात्रा किया, नॉर्थ ईस्ट भी जाता है। हर्ष के महामोक्षानु परिषद जो प्रयाग में आयोजित किया जाता था उसमें भी वेनसांग भाग लेता है और फिर अपनी यात्रा वृत्तांत लिखता है यहां से जाने के बाद। और यह यात्रा वृत्तांत है फोक्यू की। अब पूछा जा रहा है कि वेनसांग ने सीलभद्र के मार्गदर्शन में, यानी कहा जा रहा है कि जब सीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल हुआ करते थे तो क्या उनके समय वेनसांग आता है और 10 वर्ष तक अध्ययन किया क्या नालंदा महाविहार में? नेक्स्ट है एक और चीनी यात्री है 7वीं सदी में, एक चीनी यात्री इत्सिंग जो 2 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। यह भी चीनी यात्री है। बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए ही ये लोग आते थे। आर्यभट्ट का संबंध नालंदा महाविहार से था। आर्यभट्ट का संबंध नालंदा महाविहार से था। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वेनसांग आता है, सीलभद्र आचार्य होते हैं, लेकिन 10 वर्ष नहीं रहता है, 2 वर्ष रहा नालंदा महाविहार। इत्सिंग आया, चीनी यात्री है, बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए आया, 2 वर्ष नहीं रहा, 10 वर्ष यह नालंदा में रहता है। और आर्यभट्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारे शांत रक्षित, धर्मपाल, नागार्जुन, ये सब इससे जुड़े हुए थे। सब इससे जुड़े हुए थे। क्लियर है? आर्यभट्ट तो बहुत पहले के हो गए ना, तो इनका संबंध नालंदा महाविहार से कहां से होगा? हाँ, बहुत सारे थे, जैसे शांत रक्षित थे, नागार्जुन थे, धर्मपाल थे, ये सब नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। तो इसमें से डी इसका हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर? लास्ट आज के सेशन का हम लोग प्रश्न देखते हैं। आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है और कल हमारी कल्चर की लास्ट क्लास होगी। कल हमारी कल्चर की लास्ट क्लास होगी। निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई थी? कौन सा ऐसा खेल था जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई थी? शतरंज, खो खो, क्रीडापत्रम। तो आप देख रहे हो कि किस खेल की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई थी। कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। शतरंज, चेस बोर्ड, लोथल से भी मिला है, पता है ना शतरंज। खो खो, यह भी आपको भारत में ही, खो खो भी, और अब तो हम खो खो जीते भी हैं, है ना, 2025 पुरुष और महिला। अच्छा, क्रीडापत्रम, यानी क्रीडापत्रम क्या करा जा रहा है? कराटे। तो आपको पता होना चाहिए कि जूडो, कराटे, ताश, पोलो, शतरंज, खो खो, सांप सीढ़ी वाला खेल, ये सब भारत की उपलब्धि है। हम लोग खेलते कूदते रहे, मस्त रहे, जीवन जीते रहे। बताओ विश्व को क्या क्या भारत ने नहीं दिया, क्या क्या भारत ने नहीं दिया।
विश्व गुरु है, ऐसे ही नहीं, यह विश्व गुरु था। इसने विश्व को क्या नहीं दिया, शल्य चिकित्सा दिया, मनोरंजन के इतने साधन दिए, इतने खेल दिए। आज चाहे शतरंज है, खो खो है, आज चाहे सांप सीढ़ी का खेल है, जूडो है, कराटा है, ताश है, ये सब भारत की देन है। आज पूरा विश्व मनोरंजन कर रहा है। ठीक है।